वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और आज का हॉट इशू है कश्मीर कशीदगी का हल क्या। हमें ज्वाइन किया है सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के और सदर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें ज्वाइन करने का। ये मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त कश्मीर में आपके पास क्या इतलात हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त है वहाँ पे ऑन द ग्राउंड, ख़ास तौर पे रावलाकोट, कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में। जी अफसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कश्मीर में बात करने से पहले आपके ज़रिए सारी कौम को ये जो अमेरिका ईरान एग्रीमेंट हुआ है इस पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन साल हर साल से हमें दहशतगर्द मुल्क करार देने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, और आज हम दुनिया में पीस कीपर के तौर पर, अमन के पैगंबर के तौर पर, चैम्पियन के तौर पर दुनिया ने हमें कबूल कर लिया है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को और सारी पाकिस्तानी टीम को और कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज़ाद कश्मीर के हालात गुज़श्ता दिनों से कशीदा चले आ रहे हैं। सारे इलाकों का आपने जिक्र किया है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में सूरत हाल नॉर्मल है। पुंछ के बाद इलाकों में भी, कोटा है, अब्बासपुर है, बाद इलाकों में कोई मामूल के ख़िलाफ़ एक्टिविटी नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इस वक्त तक कामयाबी से आगे चल रही हैं। लेकिन आपने अपने इंट्रो में दो तीन बहुत खूबसूरत बातें, सारी बहुत अच्छी बातें की हैं कि क्या इस बात का किस चीज़ से कोई ताल्लुक़ हो सकता है। अब उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात देखने वाली है कि क्या ये बातें सिर्फ़ आटा चीनी चावल के गिर्द घूमती हैं या इसका किसी और बात के साथ ताल्लुक़ है। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि हिंदुस्तान में जो कुछ किया गया, हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में 370 और 35A एब्रोगेट करने की सूरत में, वो यकीनन एक बड़ी मनसूबाबंदी का हिस्सा है, और 4-5 साल तक नरेंद्र मोदी उस पर इंतखाबी मुहिम में गुफ्तगू करते रहे। यकीनन उन्होंने साथ साथ इसके बाद इस बात का भी एहतमाम किया होगा कि बाकी इलाकों में क्या होना चाहिए, और इसके नतीजे में कहाँ से रेसिप्रोसिटी आए और कहाँ से उन्हें बेल आउट होने का मौका मिले, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उस वक्त हालात थे। तो आप अगर देखें तो ये सारा सिलसिला उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके ताने बाने बिल्कुल उसी के साथ हैं कि ख्याल ये था कि आज़ाद कश्मीर को, GB को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली अफरा तफरी का शिकार किया जाए, और उसके लिए पिछले कुछ अरसे से जो एक्टिविटी शुरू हुई सोशल वेलफेयर, इसके पब्लिक वेलफेयर के हवाले से मुतालबात लेके, वो बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह चली गई कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया। सरदार साहब ये फरमाइएगा, हम तो देखते रहे सारी उम्र कि कश्मीर में, श्रीनगर में पाकिस्तान के झंडे को चूमा जाता है और शहीदों का जनाजा पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफनाया जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करूँ कि मकबूजा जम्मू हो, श्रीनगर हो, लद्दाख हो, कारगिल हो, लेह हो, आज़ाद कश्मीर हो, माजरी जम्मू और कश्मीर हो, आप जहाँ अब अफसार साहब कदम रखेंगे, हाथ रखेंगे, वहाँ से आपको पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त आबरू जान माल की कुर्बानी दिखाई देगी। आप उस शख्स के फर्जंद हैं जो मुजाहिद अव्वल थे, सरदार अब्दुल क़य्यूम मरहूम साहब। आप जैसे लोगों को अब ये नौजवान नस्ल क्यों नहीं सुनती? सियासी जमातों की नाकामी नहीं है? जी, मैं आपकी बात से बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर एक नज़रियाती सियासत मौजूद है, और वो नज़रिया है नज़रिया इलाके पाकिस्तान, और जिन मुजाहिद अव्वल का आपने जिक्र किया उनका दिया हुआ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा पिछले चंद सालों में उनको कमज़ोर किया गया, उनको दीवार के साथ लगाया गया, उनको इतना स्पेस उनका शरीक कर दिया गया। दूसरी तरफ इनको मुसलसल स्पेस दे के, मैं इल्ज़ाम नहीं देता, मैं परसों कमरज़मान कायरा साहब मोहतरम ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा जी कि बाज़ नाजायज़ बातें भी थी जो हमने मानी है। बिल्कुल मैं इस बात इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इतना स्पेस दिया गया कि इनको हीरो बनाकर पेश कर दिया गया, यानी 17 कत्ल आपने माफ़ कर दिए कि जी FIR फ्रीज़ कर दें, 177 FIR आपने फ्रीज़ कर दी कि अरब रुपये की माफ़ कर दें। इतना स्पेस जब किसी को आप देंगे तो उस वक्त पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल जमातें और असेंबली और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इदारे और सदर और वज़ीर-ए-आज़म कैसे रेलिवेंट रहेंगे? ये सारी बातें ताज़ा रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि 370 और 35A के उसके जवाब में यहाँ पे क्या किया गया। सिक्योरिटी काउंसिल के अफसर साहब 3 इजलास हुए सिक्योरिटी काउंसिल के, और उन्होंने अपनी पोजीशन को रीइटरेट किया कि कश्मीर मुतराज़ा इलाका उससे हल तलब है। लेकिन हमने उसके जवाब में क्या किया कि बत्तियाँ लगा दी यहाँ के, हम कैलेंडर गिन रहे हैं कि 15 दिन हो गए, तो 1.5 महीने हो गया, तो फलाना हो गया, तो कोई बात हमने एक बयान काबिल जिक्र मेरे इल्म में तो कम से कम नहीं है। आप मीडिया के
जी आप मीडिया के बहुत बड़े तो आदमी, सरदार आपको साहब पता अभी होगा, ये जो अभी जो सिचुएशन है, मोदी का एजेंडा जो पूरा किया जा रहा है और यहाँ पे कश्मीर कॉज को कमजोर किया जा रहा है, आपका क्या सियासी देखिए ये ये देखिए जो बात आपने कही, मैं 200% इसकी तायद करता हूँ। और हमने शुक्र है खुदा का, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैं बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। इनके बाहर निकलने से 2-3 महीने पहले 23 अगस्त को 10-12 हज़ार आदमी के मजमे में नीलाबाड में मैंने तकरीर की 23 अगस्त 2023 को, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप देखिए कि मैंने कहा कि एजेंडा बज़ाहिर मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन हिकमत अमली 100% गलत है। देखिए है क्या इस वक्त सूरत हाल ये है कि फील्ड मार्शल की वजह से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान की नेगरामी है और पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर चला गया। अब ये जो माहिदा भी आपने बताया जी, खबर दी है, इससे और पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए। इस वक्त सिर्फ दुनिया में इसराइल और हिंदुस्तान 2 ऐसी जगह थी जहां से पाकिस्तान के खिलाफ बात आ रही थी। सरदार साहब ये उस वक्त है जब खबरें आ रही हैं कि इसराइल की फौज लद्दाख में ट्रेनिंग कर रही है लड़ाई के लिए और इंडियन आर्मी को भी ट्रेन कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये आपने कहा इनके मुतालबात जायज़ से, तरीका ठीक नहीं था। जो मुतालबात जो भी थे जायज़ है या नाजायज़ है, वो तो मान लिए गए हैं। कश्मीर के लोगों से पाकिस्तानी की जो मोहब्बत है वो कोई छुपी हुई तो नहीं है। हर जगह पाकिस्तान में वेलकम किया जाता है, हर जगह उनको बराबर का शहरी समझा जाता है। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है उनके साथ भी हैं, लेकिन हमारे साथ भी हैं। और दूसरी तरफ के लोग अभी किधर हैं? गुजारिश है कि एक जुमला मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपने लद्दाख में इसराइली फ़ौज का जिक्र किया है। आज तीसरा हफ्ता है, ये 2 कदम पे राजौरी में हिंदुस्तान के साथ इसराइल की फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने मफरूज़ा ये बनाया कि 2 मुजाहिदीन क्रॉस कर गया, उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल 2 कदम पे बैठे हुए हैं, लद्दाख तो फिर 4 कदम के फासले पर है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आम लोग बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, लाइल्म है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि आप 15 रुपये बिजली पैदा करके इन 4-5 लोगों के कहने पर आपने बिजली 3 रुपये देनी शुरू की, जो सारी रूए ज़मीन में कहीं नहीं हो सकता। ये आपने उनके लिए आपने कहा कि 6-8 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला 22 ग्रेड का जो अफसर है, उसको भी आप पंजाब के मुकाबले में 2000 रुपये मन पे देना चाहते हैं। तो ये आपने और मैंने मिलकर किया, ये हम सबको कबूल करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बेअदबी गुस्ताखी की, लेकिन ये हमने बैठ के इतनी कंसेशन दी हैं तो आम आदमी जो है इनको मसीहा हमने इनको बना दिया उनका, इसलिए ये बात है। दूसरे लोग बिल्कुल, मैं कहता हूँ कल इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस है। अब ये इलेक्शन में आ जाएं और पता लग जाएगा कि जिन लोगों को गालियां दे रहे हैं माजरीन को और मकामी लोगों को, उसके नतीजे में लोग वोट इनको देते हैं या मकामी। जी ठीक। सरदार साहब आखिर में ये फरमा दें कि आपके ख्याल में हल क्या है इस सारे मामले का? इसका एक तो हल ये है कि मासूम और बेगुनाह लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखा जाए, उनको अलग किया जाए। और जो लीडरशिप ग्रुप है, ड्राइविंग फोर्स है, वो जब तक इन सारी बातों की तलाफ़ी नहीं करते कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, तहरीक आज़ादी के कायदीन को और सारे निज़ाम को जो कंडेम किया है उसकी तलाफ़ी ना करें जब तक, और उस वक्त तक जो स्टेट की रिट है उसको बहाल करने पर स्टेट को कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और 12 माजरीन की सीटें जो हैं बिल्कुल रेड लाइन एरिया है। ये एक्ट 74 पे जाना चाहते हैं और उसके बाद एक तमाशा बने। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए कि ये एजेंडा पाकिस्तान से मुतसादिम है। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब हमें ज्वाइन करने का। वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। आपको बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं वो बढ़ जाएंगी आने वाले सालों में, जैसे जैसे पेंशनों का बोझ बढ़ता जाएगा पाकिस्तान के बजट पे। मसलन इस साल जो बजट पेश हुआ है उसमें जो पूरे साल का तरक्याती मंसूबा है, PSDP जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 25 करोड़ आवाम को जो आपने उनकी तरक्की के लिए जितना पैसा खर्च करना है वो है 1000 अरब रुपया 25 करोड़ के लिए। लेकिन पेंशन की मद में जो पैसे रखे गए हैं वो 1169 अरब रुपए हैं। और पेंशनर्स कितने हैं, इनकी तादाद मुख्तलिफ हिसाब किताब से 3 लाख से लेकर 4 लाख तक, मैक्सिमम कर लें 4 लाख। तो 4 लाख लोगों के लिए इस बजट में जितना पैसा मुख्तस किया गया है वो 25 करोड़ जिंदा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाने वाले पैसे से ज़्यादा है। और ये आने वाले दिनों में ये पेंशन का ये बोझ बढ़ता जाएगा। और पाइड जो एक बहुत ही अहम रिसर्च का इदारा है उसके मुताबिक 2050 तक, यानी अब से तकरीबन 24 साल बाद तक, पाकिस्तान के कुल अखराजात का निस्फ से ज़ायद हिस्सा
पेंशन्स की अदायगी में चला जाएगा, पूरे बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मौजूदा तरीका है, ये नहीं कह रहे हम कि पेंशनर्स की पेंशन बंद की जाए, बल्कि हो सकता है उनको पहले से ज़्यादा ज़रूरत हो पेंशन की, पेंशन ज़रूर देनी चाहिए, स्टेट का ये फ़र्ज़ है, लेकिन उसका तरीक़ाकार बदलना चाहिए। और उस पर बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि उनसे जो पैसे लिए जाते हैं उनको इन्वेस्ट किया जाए, और उस इन्वेस्टमेंट में से जो प्रॉफिट आता है उसको उनको दिया जाए, और इसके साथ साथ उनकी जो अपनी कंट्रीब्यूशन है जब वो जॉब कर रहे थे उस दौरान जो वो करते हैं, दोनों मिला के उनको उतनी पेंशन मिल सकती है जितनी अब हम उन्हें दे रहे हैं। लेकिन जो तरीका का जो सिस्टम इस वक्त नाफिज है वो सस्टेनेबल नहीं है। या तो वो सिस्टम सस्टेनेबल रहेगा या पाकिस्तान की मईशत। इस पर गौर किसने करना है? पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजारत ख़जाना ने और पार्लियामेंट ने। वो कब करेगी ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, पार्लियामेंट को शायद पता हो, हुकूमत को पता हो, और जिन्होंने करना है उनको पता हो। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।